नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स से 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। आर्चरी मिक्स डबल्स में झारखंड ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया है। झारखंड के तीरंदाज कोमालिका बारी ने के साथ ही जयंत तालुकदार की टीम ने रिकर्व राउंड में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि कोमोलिका बारी तात नगर चाईबासा की रहने वाली है, जबकि जयंत तालुकदार टाटा आर्चरी की ओर से खेलते हैं। और इधर बोकारो के सपूत गोल्डी मिश्रा ने 36वें नेशनल गेम्स में आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतकर बोकारो के साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। गोल्डी मिश्रा चंदन क्यारी के ओझा टोला निवासी दुलाल मिश्रा के बेटे हैं। उनके पिता पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि मां रेखा देवी गृहिणी। गोल्डी की गोल्डन सफलता से पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, ऐसे में गोल्डी के परिवार ने बेहतर नौकरी के साथ ही आर्थिक संसाधन मजबूत करने की मांग की है। आपको बता दें कि 5वीं कक्षा से ही गोल्डी तीरंदाजी में अपने गुरु महेंद्र करमाली की देखरेख में उन्होंने तीरंदाजी शुरू की और आज गोल्ड पर निशाना साधकर माता पिता और गुरु का नाम रोशन कर दिया है। फिलहाल मैट्रिक में प्रथम स्थान पाने के बाद गोल्डी इंटर आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूज 18 आशा करता है कि नेशनल गेम्स के बाद गोल्डी ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करें और देश के लिए गोल्ड मेडल पक्का करें। जोहार, मेरा नाम गोल्डी मिश्रा है। मैं चंदन क्यारी बोकारो से हूँ। ये मेरा पहला नेशनल गेम्स था जिसमें मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा प्लान है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूँ। इसके लिए अभी मैं इंडियन राउंड चला रहा हूँ, तो उसके लिए हमको पिकअप चाहिए, तो और आगे अच्छा करेंगे। इसी तरह भगवान की दया और माता पिता और पूज्यनीय और भी जो बड़े हैं सबका आशीर्वाद से जो भी है जितना दूर तक चढ़ा। कितना मेहनत करता था? मेहनत तो वो अपना माने जान छोड़ के पूरे मेहनत, उसको दो ही काम था, खेलना और पढ़ना। कि झारखंड सरकार की आज मान लीजिए इसके पीछे और हम कुछ हेल्प उतना दूर तक नहीं कर पाएंगे। सरकार अगर इसके पीछे कुछ सपोर्ट करे तो ओलंपिक तक पहुंच सके, यही तो हम लोग का या सबका शायद कामना ही अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा ही खुश है, इतना खुश है कि उसको हम इजहार नहीं कर सकते हैं। बात किया? हाँ, बात तो किया, बहुत। वो भी खुश था, वो भी कहता था कि दीदी जो तुम सपना देखती थी वो आज हम पूरा कर सके और चाहते हैं तुम्हारा ओलंपिक सपना भी पूरा करे। अर्जुन तभी तैयार होता है जब गुरु द्रोण होते हैं, तो गोल्डी को तैयार करने में महेंद्र का भी बहुत बड़ा भूमिका है और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और छोटे शहरों में गाँव से ही प्रतिभाएं जो है अपने आप को अपनी क्षमता को प्रूव कराने की कोशिश करते हैं। और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपाया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं सरकारी स्कूल में रखे अनाज को भी चट कर गए। सिमडेगा सदर प्रखंड के भंवरपानी की एक घटना है, जहां जंगली हाथियों ने गांव में धावा बोला था। हाथियों ने गुरन प्रधान और प्रकाश बारला के घरों को तोड़कर उसमें रखा अनाज खा लिया। इसके बाद भंवरपानी स्कूल की खिड़की तोड़कर वहां रखे मिड डे मील के चावल को भी चट कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। और लोहरदगा रेप मामले से जुड़ी बड़ी खबर, महिला थाने में केस को दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है, कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 2 पुलिस वालों पर रेप का आरोप लगा है। पीड़ित महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका रिम्स में इलाज चल रहा है। तो लोहरदगा रेप मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, 2 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस कई धाराओं में केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। एक महिला के साथ बहुत दुखद घटना हुआ। वो घटना पुलिस पिकेट के जवानों के साथ किया गया। ये बहुत सोचनीय निंदनीय बात है। तो इसमें जो गलत हुआ है ये पुलिस जवानों के द्वारा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और जो किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। रेप का मैटर आया हुआ है जिसमें पूछताछ चल रहा है। पूछताछ होने के बाद जो भी लीगल कार्रवाई किया जाएगा
जो भी इसके लिए होगा प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाएगा। पूछताछ चल रहा है, उसके बाद ही हम बाकी डिटेल्स बाद में देंगे। इस तरह का ये जघन्य पाप हुआ है, इसको देखते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और इसमें किसी भी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। कोई भी हो, इस तरह का अगर अपराध होता है, इस तरह का अगर कांड होता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे साथ आकाश साहू जुड़े हुए हैं। आकाश, वाकई सवाल कई हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर कौन रक्षा करेगा? सवाल यही है कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन वो दो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस महिला के साथ दुष्कर्म किया? त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अज्ञात पुलिस वालों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें दुष्कर्म और मारपीट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिसकर्मी है वो, तो ऐसे में उनकी पहचान कर पाना, इसको लेकर क्या कह रही है पुलिस? जी, फिलहाल महिला पीड़ित जो महिला है जिसका इलाज रिम्स में किया जा रहा है, जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो पुलिस कर्मियों की पहचान कराई जाएगी, जिसके बाद ही पहचान उजागर होगी। किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, किस दिशा में पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होगी, जिसमें पीड़िता के बयान पर केस दर्ज किया गया है और जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पर तो अभी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस द्वारा दलित युवक की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करके सरकार से आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पिटाई के बाद गुस्साए आदिवासी समाज के लोग साक्षी थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए। क्यों पकड़े, क्यों, ये भी चीज़ हम लोग को पता नहीं था कि क्यों पकड़ा महिला पे। फिर वहाँ पे गए तो देख रहे कि रात भर भी मारा है पुलिस वाला वहाँ पे। और जब मेरा भैया वाले से पूछ रहा क्यों मारा है, क्यों हुआ, क्या पकड़े क्यों है, तो लोग मतलब बोल रहे कि ये आपको एसपी साहब का आदेश है। गिरिडीह में पत्थर खदान पर रोक लगती नहीं दिख रही है। इन खदानों में से कई वैध हैं तो कई अवैध भी हैं, लेकिन एक भी खदान ऐसा नहीं है जहां माइनिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन हो रहा हो। डीजीएमएस यानी खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियम के मुताबिक 25 फीट से अधिक गहराई होने पर माइंस में बैरिकेडिंग करना जरूरी होता है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो, लेकिन इक्का दुक्का खदान छोड़कर किसी में भी बैरिकेडिंग नहीं की गई है। अब तक 12 से अधिक लोगों की खदान में डूबने से मौत हो चुकी है, लेकिन खदान संचालक लापरवाह बने हुए हैं। इतना ही नहीं, कम जमीन पर लीज लेकर भी अधिक जमीन पर खनन किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में लगातार किस तरह से पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है और लीज कम भूपट्टे में लेकर के अधिक मात्रा में पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है, इसका लगातार मैं कवरेज करके आपको लोगों को दिखा रहा हूं। इसी कड़ी में आप देखिए कि ये जो जगह है राजधनवार प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ये पारोडी है। आप खदान देख सकते हैं, सैकड़ों फीट की गहराई में है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है और इसके अगल बगल में खेतीहर भूमि है। लोगों का आना जाना लगातार रहता है, ऐसे परिस्थिति में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि लगातार जिस तरह से पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है, यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन जब हमने बात की है संबंधित विभाग के अधिकारियों से तो पता चला है 1.29 एकड़ में इस लीज लिया गया है। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगभग 5 से 600 मीटर की इसकी लंबाई है। अगर बात करें तो 3.5 एकड़ से अधिक भूमि में यहाँ पे पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है और कमोबेश यही हाल पूरे ज़िले के लगभग सब जगह पर है कि थोड़े से ज़मीन पे लीज लिया जाता है और जो पत्थर का उत्खनन है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है और इस प्रकार लगातार पत्थर माफिया है वो फल फूल रहे हैं। वहीं सरकार का करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। तो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरिडीह जिले के विभिन्न इलाकों में किस तरह से पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है। और ताजुब की बात यह है कि स्पेशल कोर्ट में ईडी ने भी एक याचिका दायर की है और इस बात को कहा है कि झारखंड में पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है और बिना
चालान का उसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जनता को हो रही है, सरकार को हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ कभी भाकपा माओवादियों के कब्जे में था, जिसे सुरक्षा बलों ने माओवाद से मुक्त तो करा दिया है, लेकिन इस क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की हालत शिक्षकों की मनमानी से मुक्त नहीं हो सकी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सिर पर लकड़ी का गट्ठा उठाए इन बच्चों को देखिए। इस उम्र में इनके कंधे पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए, लेकिन भंडरिया और बड़गढ़ क्षेत्र के आदिम और विलुप्त प्राय जनजाति के ये बच्चे आज भी अनपढ़ और अशिक्षित हैं। यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां के स्कूल भवन शिक्षकों और बच्चों के इंतजार में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इलाका नक्सल मुक्त जरूर हो चुका है, लेकिन शिक्षक नक्सलियों का भय दिखाकर नहीं आते। नहीं, बंद रहता है। हाँ। शिक्षक नहीं आते हैं? शिक्षक कहाँ, कभी साल में एक आध 2 बार आते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। पैसा ले? हाँ, पैसा वेतन। बच्चे कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर? कहाँ पढ़ेंगे, कांदा खोलने जाते हैं। कांदा खोलने जाते हैं? हाँ। बच्चे 7 बच्चे हैं स्कूल में, शिक्षक पता नहीं है, वो कभी आते ही नहीं है। 2 साल से ग्रामीण तो बता रहे हैं, मैं भी अभी 2-3 बार आई। अब जरा स्कूल के भवन में लगे इस संकल्प बोर्ड को देखिए। संकल्प लिया तो जरूर गया है, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। यहाँ ना तो शिक्षक दर्शन देते हैं, और जब बच्चे रहेंगे ही नहीं तो ड्रॉप आउट कैसे होगा। हाँ, ये जरूर है कि मास्टर साहब महीने के अंत में मध्याह्न भोजन के राशन का हिसाब, अपना हाजिरी का हिसाब और तनख्वाह जरूर उठाते हैं। खैर, अब जिला प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि शिक्षक स्कूल जरूर पहुंचेंगे। देखिए, आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो निश्चित तौर पे हम डीओ और डीएससी को इस संदर्भ में क्लियर डायरेक्शन दे देंगे कि जिन शिक्षकों की वहाँ पे पोस्टिंग है, हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो लोग वहाँ पे पहुँचे और अच्छी तरीके से शिक्षा जो है वहाँ के बच्चों को। जैसे कि ये विद्यालय है, यहाँ पर भी टीचर के आने की समस्या है, रेगुलर नहीं आते हैं। और भी कुछ विद्यालय में हम लोग को जानकारी मिली है, तो यहाँ पर जैसा मुखिया भी आज यहाँ पर उपस्थित थी, इस क्षेत्र की मुखिया, उनके साथ भी हम लोग की बात हुई है। और आने वाले समय में फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि बच्चे जो है उनको शिक्षा जरूर मिले, और इसके लिए जो यहाँ पर डेप्यूटेड टीचर हैं या फिर पारा टीचर है, वो आए यहाँ पर रेगुलर। सुरक्षा बलों ने इलाके को नक्सल मुक्त तो कर दिया, अब बस इस इलाके में शिक्षा की लौ भी जल जाए तो वाकई नक्सलवाद शायद इन इलाकों में दोबारा कभी नहीं पनपेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बोकारो के चंदनक्यारी थाना क्षेत्र को बंगाल से जोड़ने वाली सड़क पर जमकर मारपीट हुई। स्थानीय लोगों ने एक महिला और एक युवक को जमकर पीटा। मामला एक दिन पहले 2 युवकों के बीच मारपीट से जुड़ा है। हालांकि मामले को शांत कराया गया था, लेकिन एक बार फिर घायल युवक और उसकी मां को स्थानीय लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। घायल युवक और उसकी मां पंचायती के लिए विधायक आवास जा रहे थे। उसी दौरान कुछ महिलाओं और युवकों ने इन दोनों पर हमला कर दिया। दोनों ही पक्ष के लोग विधायक के समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। 7 अक्टूबर को दोनों टीमें रांची पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से दोनों टीमों के खिलाड़ी सीधे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचेंगे। होटल रेडिसन ब्लू में दोनों टीमों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों के लिए क्या क्या खाने की व्यवस्था है, आइए आपको बताते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को मैच वनडे इंटरनेशनल खेला जाना है और इसे लेकर रेडिसन ब्लू होटल में ही दोनों टीमों के रहने की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम आपको यहाँ पर जो किचन सर्विस है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ रेडिसन ब्लू के तरफ से तमाम जो खिलाड़ी हैं इसी लॉबी में आकर खाना खाएंगे और तमाम चीज़ों का जो चीज़ें हैं उसे एंजॉय करेंगे। साफ तौर से आपको बताना चाहेंगे कि जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो गार्लिक नान, कुलचा इत्यादि पसंद करती है, तो वहीं इंडियन जो हैं प्लेयर वो ट्रेडिशनल फूड का लुत्फ़ उठाएंगे। तो इन तरह की तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है जहां पर तमाम खिलाड़ी जो हैं वो बैठकर यहां पर भोजन का लुत्फ़ उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहीं पर दोनों टीमों के रहने की भी व्यवस्था की गई। वहीं जितने भी सपोर्ट
सपोर्टिंग स्टाफ हैं वो भी तमाम लोग यहीं पर आएंगे। रेडिशन ब्लू में ही उनके रहने का इंतज़ाम होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि न सिर्फ होटल में खाने का इंतज़ाम बल्कि दूसरी तरफ अगर कहें तो जो फील्ड में कहा जाए तो स्टेडियम में, JSCA स्टेडियम में भी दोनों टीमों के खाने की व्यवस्था है वो रेडिशन ब्लू की होटल के द्वारा ही की जाएगी और वहाँ का पूरा कैटरिंग का सर्विस जो खिलाड़ियों के लिए होगा या फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ के लिए होगा वो यहीं से किया जाएगा। तो पूरी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त होटल में चल रही हैं। 7 अक्टूबर को दोनों टीमें यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद 8 अक्टूबर को एक प्रैक्टिस मैच होना है, जिसके बाद 9 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच वनडे इंटरनेशनल का मैच होगा। हम आपको होटल के उन कमरों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर इस खिलाड़ी रहेंगे। तो जिन कमरों में खिलाड़ी रहेंगे उनमें क्या कुछ व्यवस्था है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। वक्त हम पहुंच चुके हैं होटल के कमरे में जहां हम आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहां पर जो खिलाड़ी होंगे उनके लिए कमरा तो होगा ही, साथ में एक बैठने की व्यवस्था भी पूरी तरह से होगी। यहां पर वो अपना रीडिंग के भी कर सकते हैं, कुछ देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। वहीं पर सामने हम दिखाना चाहेंगे कि स्विमिंग पूल का नज़ारा भी, ये स्विमिंग पूल वही है जहाँ पर खिलाड़ी आते हैं तो सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो इस स्विमिंग पूल के किनारे में या फिर इसमें स्विमिंग कर ही बिताते हैं। तो ये तमाम जो नज़ारे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देख सकते हैं कि ये कमरा पूरी तरह से आलीशान एक कमरा है। 5 स्टार होटल तो है ही, लेकिन साथ में जिस तरह से अरेंजमेंट किया गया है वो भी काफ़ी कहा जाए तो बहुत शानदार है और खिलाड़ियों को यहाँ रहने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। होटल से ही जो व्यू है वो स्टेडियम का भी आ जाता है। यहाँ से जब लाइट्सें ऑन होंगी स्टेडियम की तो वो भी दिखाई देंगी, जिससे खिलाड़ी अपने कमरे से बैठकर ही स्टेडियम का भी नज़ारा ले सकते हैं कि किस तरह से जो स्टेडियम में जो लाइट्स हैं वो किस तरह से जल चुकी हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो होटल है वो खिलाड़ियों के आवभगत के लिए तैयार हो चुका है। खाने के साथ साथ रहने का भी इंतज़ाम बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो रांची में एक बार फिर क्रिकेट को लेकर दीवानगी देखी जा रही है। 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर आज से JSCA के पश्चिमी गेट पर टिकट की बिक्री भी शुरू हो गई है। टिकट की बिक्री को लेकर कुल 6 काउंटर खोले गए हैं, जहां 1100 से लेकर 10,000 रुपए तक की टिकट की बिक्री हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इसके लिए टिकट की बिक्री आज से यानी 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से ही टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं और कुल 6 टिकट काउंटर खोले गए हैं, जिसमें एक इस पे जो विशेष काउंटर है महिलाओं के लिए है और दूसरा दिव्यांगों के लिए। सुबह से यहाँ लाइन लगी है, लंबी कतार लगी है। मैच को लेकर जो दीवानगी है वो साफ नजर आ रही है JSCA के बाहर में। ये मैच को लेकर वनडे मैच जो है इसको ले कहाँ से आए हैं देखने के लिए? रांची से। हाँ, कोई रांची के बाहर से भी है इसमें? नहीं सब रांची के हैं। हाँ, देखिए लंबी कतार है। जब भी मैच होता है तो रांची के बाहर से भी लोग आते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पलामू से हैं जी। सुबह कितने बजे से लाइन में लगे? सुबह 8 बजे से लगे हैं। 8 बजे से लगे जी। अच्छा, एक बार में एक व्यक्ति को 3 ही टिकट मिलेगी, इसकी जानकारी है? हाँ, 3 ही टिकट मिलेगी। साथ में पहचान पत्र क्या लेकर आए? आधार कार्ड फोटो को देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों को, हम कुछ वैसे लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो काउंटर के नजदीक आने के बाद जो बेताबी होती है और तमाम हम वो भी दिखलाएंगे। क्या भैया टिकट नहीं मिल रहा इनको? 5500 का लेने वाले हैं। 5500 का हमको टिकट चाहिए। हम तीसरा नंबर काउंटर में थे, अब जब गए तो नहीं था 5500 वाला। ये तो स्टेडियम से ही है ना। हमारे साथ JSCA के मेंबर हैं सुरेश कुमार जी, ये बता रहे हैं कि जो 5500 का टिकट यहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं यहाँ तो लिखा हुआ है सारा टिकट उपलब्ध है। हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। अरे अभी कैसे ब्लैक हो जाएगा? ऐसे करने से थोड़े होगा। नहीं ऐसा नहीं, हम बात करते हैं। अच्छा, आपकी शिकायतों पर सुनवाई होगी। देखिए आपको बता दें कि 1100 से लेकर 10,000 तक के टिकट हैं और यहाँ पर 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक यानी 3 दिनों तक टिकट की बिक्री होगी। भारतीय टीम कल 7 अक्टूबर को यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पर किन्हीं को टिकट, यहाँ जो आपने कुछ कितने पैसे लेकर आए? हम 2000 वाला लेंगे। 2000 वाला लेंगे? 5500 वाला उपलब्ध नहीं है इसमें। अच्छा, कहाँ मैच देखने में ज्यादा आनंद आता है? मैच तो एकदम बिहार से आए हैं, लेकिन बिहार में कोई स्टेडियम का उपलब्ध नहीं है। लेकिन बिहार में कहाँ से आए? बिहार से मुंगेर से आए हैं।
देखिए बिहार के मुंगेर से यहाँ पर लोग मैच देखने के लिए आए हैं और कितना देखिए इनका देखिए ये खुशनसीब है, टिकट मिल गया है। चलिए भैया क्या कितने का टिकट लिया आपने? 2000 वाला 2000 वाला। देखिए 2000 का टिकट मैंने लिया है। देखिए टिकट दिखाइए अपने हाथ से। देखिए इन्हें टिकट लिया है 2000 का, 3 टिकट लिया। क्या दिखलाया परिचय पत्र में आपने? आधार कार्ड। आधार कार्ड। देख रहे हैं कि मैच को लेकर दीवानगी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। झारखंड के कई जिलों से लोग तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन बिहार से भी कई क्रिकेट के फैंस यहाँ पहुंचे। साफ है कि जिसके हाथ में होगा टिकट वही मैदान में देखेगा क्रिकेट। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आज एकादशी के दिन हर जगह माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। गोड्डा में भी लोगों ने नम आंखों से मां को विदाई दी। विसर्जन के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचे। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन का समय हो गया है और आज अंतिम दर्शन के लिए जो श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है वो भी लगने लग गई है। आप देखिए कि ट्रैक्टर पर मूर्ति को जो है वो रख दिया गया है और यहाँ से जो है विसर्जन के लिए जो मंदिर से मूर्ति है वो निकलने लग गई है। जब 10 दिनों का उत्सव दशहरा था तो उसके बाद अब यहाँ पर आज अंतिम दिन का वक्त है जब नम आंखों के साथ माँ को विदाई दी जाएगी। और माँ की विदाई में आप देखिए कि कितनी सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर आई हैं, क्योंकि ये अंतिम क्षण है। इसके बाद फिर अब 1 साल का लोगों को इंतजार होगा और उस 1 साल के इंतजार के बाद ही फिर से माँ का दर्शन हो पाएगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। दीदी, ये अंतिम यात्रा है, मतलब विदाई यात्रा माँ का है, कितना दुख होता है इस पल को? बहुत दुख होता है। यहाँ बहुत पहले पूरा धूमधाम से हम लोग मनाए, अब माता की विदाई हो रही है, हम लोगों को रोना आ रहा है, सुनसान आंखें नम हो जाती है, क्योंकि ये अंतिम समय होता है जब 10 दिनों तक आपने उत्सव मनाया हो और फिर अब 10 दिनों के बाद जब इसे प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा तो नम आंखों के साथ माँ को जो विदाई है वो देने की परंपरा चली आ रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।